हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल SN ऑटो पोर्टल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो एन के बारे में। वैसे स्कॉर्पियो को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि लास्ट ईयर 2022 में लॉन्च की गई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्कॉर्पियो एन। मार्केट में कुछ ऐसी गाड़ी जरूर होती है जिनकी हाइप हमेशा बनी रहती है, आप सभी जानते हैं, और लोग उसे खरीदने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें या कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही क्लियर करूंगा, उसकी अच्छाइयां, उसके पॉजिटिव, साथ ही साथ उसकी कमियों के बारे में, ताकि आप अगर इस गाड़ी को लेने का विचार बना रहे हैं तो आपके सारे जो भी माइंड में डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के पॉजिटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव है इसका इंटीरियर। महिंद्रा ने इसका इंटीरियर बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। हाँ, सही सुना है आपने। और इसको एक लग्जरी फील देने की कोशिश की है, और ये बहुत लग्जरी फील होता भी है, चाहे वो सेंटर कंसोल हो, चाहे वो स्टीयरिंग हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, चाहे या फिर सीटिंग की बात की जाए। पिछली वाली स्कॉर्पियो क्लासिक का अगर इंटीरियर की बात की जाए तो बड़ा बेसिक सा इंटीरियर रहता था, हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड, बेसिक सा डिस्प्ले और बहुत ही बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम था, बहुत रफ फील देता था। तो महिंद्रा ने इस पर काफी काम किया इस बार। और हाँ, साथ में आपको आती है एक सनरूफ। जी हाँ, सही सुना आपने, स्कॉर्पियो एन में अब आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिलेगा। हालांकि ये कोई एक पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, एक नॉर्मल सी सनरूफ है, बट इनफ है। जो भी कोई फैमिली वाला इस गाड़ी को लेता है या प्रेफरेंस है उसके लेने की, और जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये फीचर। खास करके छोटे बच्चों को बहुत पसंद है सनरूफ से बाहर आकर एंजॉय करना। हालांकि ये फीचर इसलिए होता नहीं है कि सनरूफ से बाहर निकलकर तुम अपना एंजॉय करो, बट हमारे यहाँ लोग इस तरह से इसको एंजॉय करते हैं और इसी तरह से इसको यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से इंटीरियर पर इस बार महिंद्रा ने काफी अच्छा काम किया और काफी इनहेंस किया है। सेकंड इसका पॉजिटिव आता है इसकी कैपेबिलिटी, चाहे वो ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी हो या ओवरऑल कैपेबिलिटी हो। ये गाड़ी पॉपुलर ही इसीलिए थी अपनी कैपेबिलिटी की वजह से। हालांकि चाहे कहीं भी जाना हो आप लोगों को, 5-6 लोग भरे, 6-7 लोग भरे, और चलती है, चाहे कैसा भी रोड हो, कैसा भी ट्रैक हो, कैसे भी गड्ढे हो, ये गाड़ी बस कूदती हुई निकल जाती थी। इस गाड़ी का पूरा नक्शा बदल दिया है इस बार महिंद्रा ने, चाहे वो इंटीरियर की बात की जाए, चाहे वो एक्सटीरियर की बात की जाए, चाहे वो फीचर्स की बात की जाए। लेकिन जो इसकी यूएसपी थी ना ऑफ रोडिंग की, वो आज भी वैसी है और उससे इवन बेहतर ही हुई है, क्योंकि इसमें अब आपको आता है 4x4 का ऑप्शन, जो कि इसके 4 एक्सप्लोर मॉडल में आता है। इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ी में वो किसी भी गाड़ी में ऑप्शन नहीं है 4x4 का, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो अल्केजार हो, चाहे हालांकि वो MG हेक्टर हो, और तो और वो स्कॉर्पियो क्लासिक में भी नहीं आता है अभी आज के डेट में। इस वजह से ये गाड़ी आपको सबसे अलग दिखती है। और कैपेबिलिटी की बात की जाए या ऑफ-रोडिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी उस मामले में कहीं आगे निखर के आती है। हालांकि अगर आप इसका 4x2 वेरिएंट भी लेते हैं, वो भी बहुत कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन, जस्ट लाइक स्कॉर्पियो क्लासिक। थर्ड, अगर इसके पॉजिटिव की बात की जाए तो वो है इसकी राइड क्वालिटी। अगर पिछली वाली स्कॉर्पियो क्लासिक से अगर इसका कंपेयर किया जाए तो काफी जमीन आसमान का अंतर है। पिछली वाली स्कॉर्पियो लेदर चेसिस प्लेटफॉर्म पे तैयार होती थी, जिसमें आपको बैठकर ऐसा लगता था, स्पेशली जब आप टर्न्स लेते थे, जैसे आप झूला झूल रहे हो। बॉडी रोल ही बहुत ज्यादा रहता था उस स्कॉर्पियो क्लासिक में, जो कि इस गाड़ी में बहुत ही कम फील होगा आपको अभी। पहले लोग यंगस्टर जो हो गए या पॉलिटिशियन हो गए, वो ज्यादा प्रेफर करते थे स्कॉर्पियो को, जो क्लासिक आती थी हमारी, क्योंकि उसमें दबंगई वाला फील आता है। आप काली स्कॉर्पियो ले लो, बस आधे दबंग तो आप वहीं बन जाएंगे, और ऊपर से लोग उसके शीशे काले करवा लेते थे, तो मान के चलिए सोने पे सुहागा हो जाता था। फैमिली वाले लोग काफी कम प्रेफर करते थे, लेकिन महिंद्रा ने इस पर काफी काम किया है। अब इस गाड़ी को हर कोई प्रेफर कर सकता है, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी इतनी स्मूथ हो गई है, चाहे वो बॉडी रोल हो, चाहे वो सीट का कंफर्ट हो, चाहे वो क्लच हो, क्लच भी एकदम स्मूथ बना दिया है। हालांकि इसमें अब ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आता है। पहले वाली स्कॉर्पियो में बहुत ही बाउंसी फील होता था, स्पेशली जब आप गड्ढों से निकल रहे हैं, लेकिन महिंद्रा ने इसके सस्पेंशन पर काफी काम किया है, वो बाउंसीनेस आपको बहुत ही कम फील होगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इसकी राइड क्वालिटी में बहुत ही गजब का इनहेंस हुआ है। अब हर कोई इसको प्रेफर कर सकता है, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो फैमिली वाला हो या 20 बच्चे वाला हो, हर कोई इसको प्रेफर कर सकता है। चौथा इसका पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका परफॉर्मेंस। इस गाड़ी में अब आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, और जिसका डीजल वाला मॉडल है वो सेगमेंट में काफी पावरफुल इंजन है। हालांकि वो 200 bhp पावर 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि सेगमेंट में सेकंड मोस्ट पावरफुल इंजन है आफ्टर XUV 700, जो कि महिंद्रा का खुद का ही प्रोडक्ट है। सेगमेंट से मेरा मतलब है सफारी हो गई, XUV 700 हो गई, MG हेक्टर प्लस हो गई, अल्केजार हो गई। हालांकि गाड़ी ऑन पेपर नहीं, ऑन रोड भी ऐसे ही भागती है जितना बताई गई है।
आपको फील नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, वो भी इतना आराम से इजीली, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने दोनों इंजन का टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है और ये गाड़ी घोड़े की रफ्तार से भागती है। वैसे मेरा प्रेफरेंस जो रहता है बड़ी गाड़ी में, हालांकि फुल साइज जो एसयूवी होती है डीजल का रहता है, क्योंकि वो एक कैपेबल होती है उस गाड़ी को खींचने के लिए। और अगर नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की अगर इसकी बात की जाए तो वो है मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी। इस बार महिंद्रा ने वाकई में बहुत बढ़िया काम किया है। स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी के लिए, एंड चाइल्ड के लिए 3 आउट ऑफ 5। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक को 2 स्टार रेटिंग मिलती थी सेफ्टी के मामले में, पिछली वाली हमारी जो स्कॉर्पियो क्लासिक हुआ करती थी। और बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो महिंद्रा एंड टाटा को तो आपको पता ही है, इनका कोई मुकाबला है नहीं। टाटा का लोहा बोला जाता है, महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी बोली जाती है। चाहे आप इसका डोर हो या बोनट हो, आप इसको खोल के देखिएगा और क्लोज करके देखिएगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। छठे अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो है डीजल ऑटोमेटिक इसका इंजन, जो कि हालांकि बाकी सेगमेंट में नहीं आता है। आप चाहे कितने ट्रैफिक में हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, आप इतनी बड़ी गाड़ी को इतने कंफर्ट के साथ चला सकते हैं, वो भी बिना किसी टायर्डनेस के साथ। अगला इसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो है इसके फीचर्स। इस गाड़ी में फीचर्स भी भर भर के दिए गए हैं। इस गाड़ी ने फीचर्स में भी बहुत सारे नंबर लिए हैं। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं इसमें जो कि बाकी सेगमेंट में नहीं आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, जो कि सफारी, हेक्टर प्लस, अल्केज़ार में नहीं है। कुछ मेजर फीचर्स की अगर बात करूं तो हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, जो कि सफारी एक्सयूवी 700 में नहीं आता, वो सिर्फ रेयर में आता है। इस गाड़ी की चारों विंडोज में आपको वन टच अप एंड डाउन विंडोज का ऑप्शन आता है, जो कि सेगमेंट की किसी भी कार में नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर फीचर मिलता है, जो कि अल्केज़ार में नहीं है। एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं, जो कि एक्सयूवी 700 ले लीजिए या सफारी ले लीजिए, उनमें सिर्फ आपको हेलोजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको 12 स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, जो कि सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है। सफारी में भी आपको सिर्फ 9 मिलते हैं, अल्केज़ार में 8, हेक्टर प्लस में भी सिर्फ 8 ही मिलते हैं। सनरूफ भी मिल जाता है इसमें, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलता है। अगर 8वें इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो है इसमें आपको किसी भी मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि पहले हम स्कॉर्पियो क्लासिक लेते थे तो सबसे पहले हम उसको लेके जाते थे मॉडिफिकेशन कराने। अगर आप दिल्ली रहते तो आप करोल बाग में जाते थे उसको मॉडिफाई कराने के लिए, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे उसके अलॉय हो, क्योंकि बहुत बेसिक सा इंटीरियर आता था। हेडलाइट में भी हेलोजन आता था, अलॉय भी काफी बेसिक थे। लेकिन कंपनी ने इस बार आपको ऐसा प्रोडक्ट दे दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जिसका इंटीरियर है काफी लग्जरी फील होता है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लैंप्स कंपनी से फिटेड मिलता है, और आपको इसमें बेहतरीन जो अलॉय मिलते हैं वो भी कंपनी से फिटेड मिल जाते हैं। तो आपको इस बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगला अगर मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो वो है इसका अलेक्सा। अब आपको गाड़ी में अलेक्सा का फीचर भी मिलता है, जो कि पहले स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलता था। कुछ भी करना हो अलेक्सा को कमांड दो और हो गया, चाहे वो सनरूफ खोलनी हो, बंद करनी हो, म्यूजिक लगाना हो, कॉल लगाना हो, बस अलेक्सा को कमांड दीजिए और अपना आपका काम हो गया। कुछ लोग हवाबाजी में भी इसको यूज करते हैं, बट अच्छा फीचर है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा फीचर है। तो नेक्स्ट और 10th पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। वो क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में इस साइज में कोई भी कार नहीं आती है। चाहे आप वो सफारी उठा लीजिए, चाहे वो अल्केज़ार उठा लीजिए, चाहे वो हेक्टर प्लस उठा लीजिए, तभी इस कार को जो नाम दिया गया था बिग डैडी ऑफ एसयूवी। हालांकि लोग इसको फॉर्च्यूनर से भी कंपेयर करते हैं, जो कि इसके डबल रेट में आती है। तभी मुझे लगता है कि बहुत ही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है। अगर आप इसका मिड वेरिएंट जैसे कि Z6 अगर प्रेफर करते हैं तो वो बहुत VFM यानी कि वैल्यू फॉर मनी कार बन जाता है। तो ये है इसके कुछ मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट आता है वो है इसका बूट स्पेस। इस गाड़ी में बूट स्पेस के नाम पर आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं, बस आप छोटा मोटा बैग ही रख सकते हैं। सपोज करके चलिए आप 7 लोग जा रहे हैं किसी ट्रिप पर या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप कोई बड़ा लगेज इसमें नहीं रख सकते इसके बूट में। इसके लिए आपको आफ्टर मार्केट रूफ रैक लगवाना ही पड़ेगा। और दूसरा जो इसकी सीट्स है उसको आप 50-50 फोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, आपको वो एक बार में ही फोल्ड करनी पड़ेगी। आप सोच के चले कि एक बंदा बैठ जाए साइड में सामान रख दे, वो भी इसमें पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका थर्ड रो की सीट्स। उसमें स्पेस आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए अगर आप 7 लोग एडल्ट लोग बैठना चाहते हैं तो आप वो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते पीछे वाली सीट पे। मान के चलिए अगर आपकी हाइट 5.5 है या उससे थोड़ी ज्यादा है तो आप आधे घंटे से ज्यादा पीछे नहीं बैठ सकते हैं। वो सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाई गई है मेरे हिसाब से। तभी मैं इन गाड़ियों को 5+2 सीटर कार बोलता हूँ। ये गाड़ी लगभग आपको 30 लाख से 30 लाख तक की पड़ती है ऑन रोड। हायर वेरिएंट्स पे अगर जाते हैं तो फिर भी ये इज नॉट अ प्रॉपर 7 सीटर कार। थर्ड अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो है इसके पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज।
आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छी अच्छी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां पेट्रोल गाड़ी लेकर आ रही हैं, वो भी नई नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर, जो आपको डबल डिजिट का माइलेज देती है, 20, 22, 25 तक भी माइलेज आपको दे देती है। लेकिन आप इस गाड़ी से सिंगल डिजिट से ज्यादा की माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए आप 8, 9, 10 ये माइलेज से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिएगा इस गाड़ी का, अगर आप पेट्रोल वेरिएंट पे जाते हैं तो। नेक्स्ट अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो है इसके कैमरे की क्वालिटी। महिंद्रा ने इतनी बड़ी गाड़ी तो दे दी, नाम भी रख दिया उसका बिग डैडी ऑफ एसयूवी, लेकिन पार्किंग कैमरा जो है उसका बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का है। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है इसकी कैमरा क्वालिटी से। आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा इस कैमरा क्वालिटी से, बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है इसमें महिंद्रा ने। पांचवा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो भी इसके ओनर्स है, जो भी इसके यूजर्स है, जो उनके रिव्यूज आए हैं, उसमें यही पता लगा है कि या तो इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्लो है या इसमें बहुत ही ज्यादा ग्लिच आता है यूज करते हुए। आप 30 लाख रुपए तक खर्च करते हैं इस प्रोडक्ट में और आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कंपनी से। छठा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ऑटो कार प्ले। इसमें आपको कंपनी ने एप्पल एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले तो दे दिया, लेकिन अभी तक एप्पल कार प्ले लॉन्च ही नहीं किया है। ऊपर से जो एंड्रॉइड इसका ऑटो कार प्ले है वो सही से काम ही नहीं करता है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। सातवां जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो इसका फिट एंड फिनिश। महिंद्रा की अक्सर गाड़ियों में कमियां पाई जाती है, चाहे वो आप थार उठा लो या स्कॉर्पियो उठा लीजिए, फिट एंड फिनिश का इशू रहता ही है। चाहे वो डोर हो या जैसे सनरूफ हो, पहले वाली थार में आपने देखा हो तो उसमें पीछे से वायर निकल रही होती थी, तो ऐसे ही इसमें भी कुछ इश्यूज है। जैसे कि आप इसकी सनरूफ खोलते हैं तो उसका रबर बाहर आ जाता है, तो काफी इश्यूज आते हैं, कंपनी को ठीक करना चाहिए। जिसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो इसका वारंटी ऑफर। सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि MG हेक्टर प्लस जो है इस मामले में काफी आगे है। वो आपको देती है 5 साल एंड अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, और वही महिंद्रा आपको देती है 3 साल एंड अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। तो जो 9th इसका नेगेटिव पॉइंट्स है वो है इसके फीचर्स। इसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है जो कि बाकी सेगमेंट की कार्स में आते हैं लेकिन इसमें नहीं आते हैं। जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ हो गया, XUV 700 में आती है, लेकिन इसमें नहीं आता है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आता है। 7 एयरबैग्स हो गए, थर्ड रो AC वेंट्स हो गए। थर्ड रो AC वेंट्स आपको आजकल सभी गाड़ियों में जो कि 7 सीटर कार्स है, सफारी हो गई, चाहे MG हेक्टर प्लस होगी, सब में आता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स हो गए, 50-50 स्प्लिट थर्ड रो हो गई। वेंटिलेटेड सीट्स तक नहीं इसमें मिलती है, जबकि सेगमेंट की सभी गाड़ियों में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। सफारी में तो इवन कैप्टन सीट्स भी वेंटिलेटेड मिलती है। एडास का फीचर इसमें नहीं मिलता है, जबकि XUV 700, सफारी, MG हेक्टर प्लस सब में मिलता है। थर्ड रो की सीट इसकी बिल्कुल बेसिक है, कोई कप होल्डर नहीं, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं, जबकि सेगमेंट की सभी कार में आपको चार्जिंग पॉइंट एंड कप होल्डर मिलता है। वायरलेस चार्जर आपको सिर्फ आगे की तरफ मिलता है, जबकि एल्काजार में आगे के साथ साथ पीछे भी मिलता है। कॉर्नर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, जबकि सफारी एंड MG हेक्टर प्लस में मिलते हैं। स्मार्ट डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग नहीं है, ओनली टिल्ट मिलता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता, जबकि सफारी XUV 700 में आता है। इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल क्रूज कंट्रोल आता है। तो जो लास्ट इसका नेगेटिव पॉइंट आता है वो है इसका वेटिंग पीरियड, और वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि कंपनी ने इंट्रोडक्टिव प्राइस पे लोगों से बुकिंग तो ले ली, 25,000 लोगों से बुकिंग ले ली, और नॉन इंट्रोडक्टिव प्राइस पे भी लोगों से बुकिंग ले ली, लेकिन कंपनी ये गाड़ी अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई है जिन्होंने इंट्रोडक्टिव प्राइस पे बुकिंग कराई थी। मैं बात कर रहा हूँ लोअर वेरिएंट और मिडिल वेरिएंट की। हाँ, हायर वेरिएंट डिलीवर हो चुका है, ZX लग्जरी, लेकिन अगर आज की डेट में भी अगर आप इस गाड़ी को बुक करने जाते हैं, स्पेशली लोअर वेरिएंट और मिडिल वेरिएंट, तो आपको मिलने में टाइम लगेगा। हाँ, हायर वेरिएंट आपको जल्दी मिल जाएगा, वो अभी स्टॉक में अवेलेबल है बहुत से शोरूम्स पे, तो वो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो ये सब है इसके कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, और ऐसा कोई खास मेजर नेगेटिव पॉइंट्स या मेजर दिक्कत मुझे नहीं लगी कि जिस वजह से आपको इस गाड़ी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे हिसाब से इस गाड़ी को लेने को सोच रहे हैं तो बिंदास आप ले सकते हैं, बिकॉज ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है। क्योंकि इस रेट पे आपको इतने बड़े साइज की SUV कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती, और नाम तो है स्कॉर्पियो, दबंगों की गाड़ी। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में अपना फेवरेट कलर ऑफ कार जरूर मेंशन कीजिएगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।